नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस गया है और अब अमेरिका ने दुनिया के ताकतवर देशों से मदद मांगी है जिससे ईरान पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन ईरान किसी भी दबाव में आता नहीं दिख रहा। ईरान के हमलों की गूंज इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है। अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया। कोशिश ईरान को आर्थिक चोट देने की थी और अब ईरान ने इसका जवाब देने का ऐलान कर दिया है। उसकी तरफ से यूएई के 3 पोर्ट, जिसमें दुबई के जाबेल अली पोर्ट, अबू धाबी के खलीफा पोर्ट और फुजारिया पोर्ट से लोगों को दूर चले जाने को कह दिया है। साफ कर दिया है कि यहां वो हमला करने वाला है। आईआरजीसी ने तो सीधे सीधे इजरायल को धमकी दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नेतन्याहू को मार कर लेंगे खामेनेई का बदला। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि सीजफायर की कोई भी बात उसकी तरफ से नहीं होगी और अमेरिका को वो जंग खत्म करने भी नहीं देगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। लेबनान और इजरायल के बीच खत्म होगी जंग, फ्रांस ने रखा प्रस्ताव। लेबनान का जवाब, पहले हमले रोके इजरायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग हुई तेज। पाकिस्तान ने तालिबान के सुप्रीम लीडर के ठिकाने पर बरसाए बम। तालिबान ने भी किया पलटवार। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप को घेरा। कहा, ट्रंप की छूट से रूस को मिली मदद। और चलते चलते में देखेंगे, मछली बन गई ड्राइवर, सड़क पर दौड़ी गाड़ी, बनाया विश्व रिकॉर्ड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और ईरान जंग में फंसा ऑस्ट्रेलिया। चीन ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक। जेट फ्यूल का लगभग 32% चीन से आयात करता है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सुरक्षा परिषद पर उठाए सवाल। बोले, ये आज भी 1945 के समय में फंसी है। वीटो पावर के कारण रुक जाते हैं कई अहम फैसले। नेपाल चुनाव को लेकर उठे सवाल। 14 उम्मीदवारों को मिले 0 वोट। 85% की जमानत जब्त। वोटरों का समर्थन सीमित। चुनाव आयोग के आंकड़ों में खुलासा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बेटी के साथ देखा रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी। दक्षिण कोरिया बोला, ये उकसाने वाली कार्रवाई। तो मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भयानक रूप लेती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले तक युद्ध विराम के संकेत दे रहे थे, अब उनका कहना है कि फिलहाल ईरान के साथ युद्ध रोकने का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि उसकी शर्तें अमेरिका के लिए सूटेबल नहीं है। किसी भी सीजफायर के लिए ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह छोड़ना होगा। एक तरफ वो सीजफायर से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से जंग में मदद भी मांग रहे हैं। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह ईरान ने अमेरिका और इजरायल के जहाजों की आवाजाही को रोक दिया है, वहां से गुजरने वाले उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर राष्ट्रपति ने अपील की कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले देशों को इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने में मदद करनी चाहिए और प्रभावित देशों को क्षेत्र में अपने जहाज भेजने चाहिए। चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन को इस अभियान में शामिल होना ही चाहिए। ट्रंप की इस अपील पर जापान का बयान भी सामने आया है। उसका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने के लिए शर्तें बहुत मुश्किल हैं, यानी मुश्किल है कि ये देश अमेरिका के साथ आएंगे। वैसे ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि ईरान ने इस जंग में अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। इसकी एक झलक ओमान में भी दिखाई दी। अमेरिका ने सरकारी कर्मचारियों को ओमान छोड़ने का आदेश दिया है। अमेरिका के नागरिकों से इराक भी छोड़ने की अपील की गई है। दरअसल ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी थी कि वे अपनी धरती से अमेरिकी सैन्य अड्डों को हटाएं, वरना ये ठिकाने उसका निशाना बनते रहेंगे। और अब जब अमेरिका ने ईरान के खार्ग और अबू मूसा द्वीपों पर हमला किया है, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी हमलों ने खार्ग द्वीप के बड़े हिस्से को पूरी तरह तबाह कर दिया है। भविष्य में खार्ग द्वीप पर और भी हमले हो सकते हैं। हम मनोरंजन के लिए भी इसे कुछ और बार निशाना बना सकते हैं। उनकी इस धमकी के बाद ईरान ने हमले और तेज कर दिए। ईरान ने यूएई, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोनों से हमला किया। सऊदी अरब का कहना है कि उसने रियाद के आसपास के इलाकों और देश के पूर्वी क्षेत्रों में 10 ड्रोन को रोका है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का आरोप है कि अमेरिका ने यूएई से इन द्वीपों पर हमला किया, यानी यूएई की जमीन से ईरान पर हमला हुआ है। ऐसे में ईरान ने खाड़ी देशों के खिलाफ और आक्रामक रुख अपना लिया है।
इस जंग में ईरान पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है, लेकिन जिस तरह अमेरिका और इजराइल किसी भी कानून का पालन नहीं कर रहे, बड़ी ही क्रूरता के साथ आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, वो जरूर चिंताजनक है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों में कम से कम 202 बच्चे और 223 महिलाएं मारी गई हैं, जिनमें 3 गर्भवती माताएं भी शामिल हैं। इस बीच ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने का वादा किया है। दरअसल जंग के दौरान जिस तरह नेतन्याहू सार्वजनिक जगत से गायब थे, उसे लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या उनकी भी मौत हो गई है। हालांकि अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर वायरल उन सभी खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया है। इजराइल सरकार ने साफ किया है कि उनके प्रधानमंत्री पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन इसके साथ ही आईआरजीसी की चेतावनी भी सामने आ गई कि अगर ये बच्चों का जान लेने वाला अपराधी जीवित है तो हम उसका पीछा करना जारी रखेंगे और पूरी ताकत से उसे मार गिराएंगे। जब तक वो जिंदा है तब तक उनका पीछा किया जाएगा। इस बीच एक बार फिर ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइलों की बौछार कर दी। जगह जगह धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ईरानी हमलों का कहर अभी थमा भी नहीं था कि एक और डराने वाली खबर आ रही है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लग जाएगी। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से बवाल मचा हुआ था और अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी ब्लॉक करने की धमकी दे दी है। और अगर ऐसा होता है तो वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। दरअसल बाब अल मंदेब, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आंसुओं का द्वार, ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। ये यमन को जिबूती और इरिट्रिया यानी अफ्रीका के हॉर्न से अलग करता है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर के माध्यम से एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार के लिए हर जहाज को इसी 29 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। अब अगर ये रास्ता भी बंद हो जाता है तो दुनिया भर के समुद्री व्यापार पर बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। जरूरत पड़ी तो 6 महीने तक भी जंग लड़ी जाएगी। यानी अमेरिका और इजराइल ने यह जंग शुरू कर पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे लेबनान पर इजरायली हमलों की। तो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुई थी अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के साथ, लेकिन अब यह जंग पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलती नजर आ रही है। इजराइल ने एक साथ 2 मोर्चा खोल दिया है। वो ईरान पर तो हमले कर ही रहा है, साथ ही लेबनान में भी उसने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लेबनान और इजराइल के बीच पहले भी संघर्ष छिड़ चुका है। बहुत मुश्किल से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब जिस तरह इजराइल ने लेबनान के सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ईरान का समर्थन करने का हवाला देते हुए मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी है, उसके बाद दोनों देशों में जंग का मोर्चा खुल गया है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देशों ने चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि इजराइल लेबनान में केवल हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि आम नागरिकों के आवासीय क्षेत्र में भी बमबारी की जा रही है। बेरूत का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 26 पैरामेडिक्स मारे गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इन हमलों का करारा जवाब दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब लेबनानी सशस्त्र समूह ने दावा किया है कि हमने काल्फ हिल स्थल पर इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दागे और लेबनान के सीमावर्ती शहर मीस अल जबल के सामने जिबिया पॉइंट पर सैनिकों पर तोपखाने से गोले दागे। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सीमावर्ती शहर ओडाइसेह के पास खल्लात अल महाफिर इलाके में इजरायली सैनिकों पर रॉकेटों की बौछार की थी। अविविम बैरक में इजरायली सैनिकों पर एक और हमले का दावा किया था। यानी इजरायली सेना को भी इस क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में बिगड़ते हालात ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए पेरिस में वार्ता की पेशकश की। उन्होंने कहा कि लेबनान को अराजकता में डूबने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। खबर यह आ रही है कि फ्रांस की तरफ से पेश प्रस्ताव के तहत इजराइल को लेबनान के दक्षिण से पीछे हटना होगा, जबकि हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण में निरस्त्रीकरण करना होगा। लेबनान के साथ दुश्मनी खत्म करने पर बेरूत इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता भी दे सकता है। आप जानते हैं कि अभी तक इजराइल को कई देशों ने मान्यता नहीं दी है। ऐसे में फ्रांस का यह युद्ध विराम प्रस्ताव उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इजराइल दोबारा युद्ध विराम को तैयार होता है तो क्या इस बार वो उसका पालन करेगा, क्योंकि पिछले 15 महीनों में वो ऐसा करने में नाकाम रहा है।
हालांकि फ्रांस का दावा है कि लेबनानी सरकार इजरायल के साथ सीधी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन लेबनान का कहना है कि किसी भी वार्ता से पहले युद्ध विराम लागू होना जरूरी है। बातचीत के इस प्रस्ताव को लेकर अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अपने करीबी सलाहकार रॉन डर्मर को लेबनान से जुड़े कूटनीतिक प्रयासों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं अमेरिकी पक्ष से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के वार्ता में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यानी आने वाले वक्त में लेबनान के साथ इजरायल का संघर्ष थम सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे दक्षिण एशिया में चल रही जंग की। तो बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी जंग ने और आक्रामक रूप ले लिया है। दोनों पक्षों की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान भी मिडिल ईस्ट की जंग से सीख लेते हुए अमेरिका और इजरायल की राह पर चल पड़ा है। उसकी तरफ से अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा को मारने की कोशिश की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की वायुसेना ने कंधार के कैंप गेको में एक बेहद सटीक और बड़ा हमला किया और इस हमले में उसका असली निशाना अखुंदजादा थी। यह हमला उस वक्त किया गया जब खुफिया सूचनाओं से यह पता चला कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा पिछले कुछ हफ्तों से कैंप गेको के एक बेहद सुरक्षित परिसर में ठहरे हुए थे। इस हमले में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने और 50 से ज्यादा के घायल होने की बात कही गई है। यानी जिस तरह अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को मारा, ठीक उसी तरह पाकिस्तान ने भी तालिबान चीफ को मारने की कोशिश की। हालांकि सुप्रीम लीडर के बच निकलने की भी खबर आ रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब ये जंग महज सीमा पर झड़प तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि सीधे सबसे बड़े चेहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला इस्लामाबाद समेत कई शहरों पर ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कई ड्रोन पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के ऊपर देखे गए। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ड्रोन को समय रहते रोक लिया, इसलिए वे अपने निशाने तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि कुछ जगहों पर ड्रोन के मलबे गिरने से नुकसान हुआ। क्वेटा में मलबा गिरने से 2 बच्चे घायल हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना रेड लाइन पार करने जैसा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोप लगाए, तो तालिबान ने भी पाकिस्तान पर कई आरोप मढ़ दिए। तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 6 आम लोगों की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी विमानों ने कंधार एयरपोर्ट के पास मौजूद निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। ये ईंधन नागरिक और संयुक्त राष्ट्र की उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के इस्तेमाल में आने वाले ठिकानों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तानी हमलों के जवाब में तालिबान ने भी कुनार नंगरहार प्रांत में हमले किए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर कार्रवाई की, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कुछ घायल भी हुए। ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर यानी डुरंड लाइन पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के बड़े एक्शन की। तो मिडिल ईस्ट की जंग का रूस को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है। यूक्रेन के साथ रूस की जंग को लेकर उस पर जो प्रतिबंध लगे थे, अमेरिका ने उसमें ढील दे दी। पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ईरान जंग के बीच दुनिया में खड़े हुए तेल संकट ने अमेरिका को रूस पर से प्रतिबंध हटाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने सभी देशों को रूस से तेल खरीदने का लाइसेंस दे दिया, जिस पर यूरोपीय संघ भड़क गया। उसने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि यह फैसला एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी। ईरान जंग के चलते यूक्रेन के लिए समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए। और अब यूरोपियन यूनियन ने रूस और रूस का समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। यूरोपीय देशों के संघ ने ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पर वोटिंग की है। यूरोपीय संघ परिषद ने ऐलान किया है कि संघ के 27 सदस्य देशों ने लगभग 2600 व्यक्तियों और संस्थाओं को टारगेट करने वाले प्रतिबंधों को 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज जैसे कदम शामिल हैं। जिसके बाद हंगरी और स्लोवाकिया की रूसी प्रतिबंधों को हटाने की मांग को लेकर गतिरोध भी खत्म हो गया है। दरअसल ये 2 ऐसे देश हैं जो रूस की तेल सप्लाई पर निर्भर हैं, लेकिन अब इन नए प्रतिबंधों से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यूरोपीय संघ का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ठीक एक दिन पहले ही इस परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा ने अमेरिका के रूस को तेल सप्लाई की छूट देने के फैसले की कड़ी निंदा की थी।
उन्होंने कहा था कि इन प्रतिबंधों को कमजोर करने से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ने के लिए रूसी संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में यूरोपीय संघ के इस ऐलान से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ना तय है। इन सब के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी जारी हैं। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्रों में 5 लोग मारे गए, जबकि 15 लोग घायल हो गए। इस बमबारी की चपेट में आई इमारतों के हिस्से मलबे में तब्दील हो गए। इन हमलों की जानकारी देते हुए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि जापोरिजिया शहर भी रूसी बमों की चपेट में आ गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रूस का मुख्य लक्ष्य राजधानी कीव के बाहर ऊर्जा अवसंरचना था, लेकिन सूमी, खार्किव, निप्रो और माइकोलाइव क्षेत्रों को भी उस हमले में निशाना बनाया गया था, जिसमें लगभग 430 ड्रोन और 68 मिसाइलें शामिल थी। इनमें से ज्यादातर को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका के रूस को छूट देने के फैसले का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह गलत है। ऐसे में पिछले 4 साल से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध कभी खत्म नहीं हो पाएगा। बहरहाल अमेरिका के फैसले के खिलाफ अब यूरोप आगे क्या कदम उठाता है और इसका वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कार चलाने वाली गोल्डफिश की। तो क्या आपने कभी किसी मछली को कार की स्टीयरिंग संभालते देखा है? नहीं ना। ये बात सुनकर शायद आप हंसने लगे या आपको भरोसा भी ना हो, क्योंकि आप कहेंगे कि मछली तो पानी में रहती है, वो जमीन पर कार कैसे चलाएगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि ये कोई एनिमेटेड फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो चलिए आपको ब्लब से मिलवाते हैं। ये एक छोटी सी गोल्डफिश है जिसके मालिक का नाम थॉमस डे वुल्फ है। थॉमस नीदरलैंड के कंप्यूटर इंजीनियर हैं। अपने काम की बोरियत दूर करने के लिए उन्होंने कुछ मजेदार करने की सोची और उन्होंने ब्लब के लिए एक कार बना दी। इस कार में कोई आम स्टीयरिंग या ब्रेक नहीं है। इसमें 4 पहिए हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट की जगह एक पानी का टैंक रखा हुआ है और इसी टैंक में ब्लब मजे से तैरती है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये कार चलती कैसे है। दरअसल ये सारा खेल मोशन सेंसिंग तकनीक का है। टैंक के पास एक कैमरा लगा है। ये कैमरा ब्लब की हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही ब्लब टैंक में आगे की तरफ तैरती है, कार आगे बढ़ने लगती है। जब वो दाएं मुड़ती है तो कार भी दाएं मुड़ जाती है और इसके लिए मछली का रंग चमकीला होना जरूरी है ताकि कैमरा उसे आसानी से ट्रैक कर सके। इटली के मिलान में एक टीवी शो हुआ, लो शो दे रिकॉर्ड, और यही ब्लब ने अपना कमाल दिखाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन ब्लब ने तो कमाल ही कर दिया। उसने 1 मिनट में 12 मीटर 28 सेंटीमीटर कार चलाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। गोल्डफिश के ओनर थॉमस कहते हैं कि अब मैं ब्लब को कैसे समझाऊं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गई है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। थॉमस का मानना है कि यही मोशन सेंसिंग तकनीक भविष्य में विकलांगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। उन्हें इस तकनीक से नई आजादी मिल सकती है। इससे समझ में आता है कि एक छोटी सी मछली ने पूरी दुनिया को कितनी बड़ी उम्मीद दे दी है। तो कैसे लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।